हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आरबीई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो है कंजंक्शन। तो जो कंजंक्शंस होते हैं, पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम उसके टाइप्स को समझेंगे, फिर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि इन कंजंक्शंस को हमें इंग्लिश ग्रामर के अंदर किसी भी सेंटेंस में कैसे यूज करना है। तो जो कंजंक्शंस होते हैं उनको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक। संयोजक का मतलब होता है कि कनेक्टर, इसको हम कनेक्टर भी बोल सकते हैं। कनेक्टर मतलब जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। तो जो वर्ड्स सेंटेंस में किसी भी दो वर्ड्स को, किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं, तो उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, और इसकी डेफिनेशन के थ्रू इसकी कंजंक्शंस के मीनिंग को हम समझ लेते हैं। तो कंजंक्शन जो होता है, जो कंजंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन एक शब्द है दैट जॉइंस, जो कि ज्वाइन करता है वर्ड्स को और सेंटेंसेस को टुगेदर। यानी कि किसी भी दो सेंटेंसेस को टू वर्ड्स या फिर और मोर देन टू वर्ड्स, यानी कि कंजंक्शन जो होते हैं वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं, या फिर दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं और उनको साथ में रखते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अंदर कंजंक्शन कहाँ पर यूज किए जाते हैं? कंजंक्शन को दो शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, कंजंक्शन को दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, एंड कंजंक्शंस को दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए एंड दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। तो कंजंक्शंस क्या हुए? कंजंक्शन वो शब्द हुए जो किसी भी दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को एंड दो फ्रेजेस को, दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। अभी यहाँ पे हमने देखो एक सेंटेंस देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, कि वह ईमानदार है, एंड शी इज इंटेलिजेंट, और वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस गिवन है, एक तो ही इज ऑनेस्ट एंड दूसरा यहाँ पर गिवन है शी इज इंटेलिजेंट। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है एक एंड वर्ड से, एक एंड वर्ड से दोनों को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। तो जो ये एंड वर्ड होगा ये हमारा कंजंक्शन होगा। क्यों होगा कंजंक्शन? बिकॉज इसने दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने का काम किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, आई शैल ईदर रीड और राइट ए बुक। तो यहाँ पे आप देखो, आई शैल रीड अ बुक, आई शैल राइट अ बुक। तो अगर हमारे पास ये दो सेंटेंसेस गिवन है और हमें चॉइस यहाँ पे करनी है, तो देखो चॉइस करने के लिए हमने दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया कि मैं या तो रीड करूंगा बुक को या फिर मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे हमने दो वर्ड का यहाँ पे यूज किया है, एक तो हमने यूज किया है ईदर का और एक हमने यूज किया है यहाँ पर और का। तो जो ये ईदर और हैं ये हमारे कंजंक्शंस है। क्यों है ये हमारे कंजंक्शंस? बिकॉज ये हमारे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। तो अभी तो यहाँ पे हमने देखा कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो वर्ड्स को भी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे हम लिख दें यहाँ पे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, कि राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने राम श्याम, तो हम राम और श्याम को जोड़ने के लिए एक वर्ड यानी एंड का यूज किया है। तो ये एंड हमारा क्या है? ये एंड हमारा कंजंक्शन है, बिकॉज इसने राम और श्याम को आपस में जोड़ दिया है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा यहाँ पे कंजंक्शन का वर्क कर रहा है, बिकॉज एक कनेक्टर का काम कर रहा है। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे एक कनेक्टर का काम कर रहा है। एक सेंटेंस और हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे टू एंड टू मेक फोर, कि दो और दो मिलाकर चार होते हैं। तो देखो टू एंड टू, तो एंड वर्ड ने टू और टू को आपस में ज्वाइन कर दिया है, जोड़ दिया है। तो एंड वर्ड हमारा यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंजंक्शंस होते क्या हैं। कंजंक्शन एक ऐसे शब्द होते हैं, एक ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को एंड दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो अभी देख लेते हैं इनके टाइप्स। तो काइंड ऑफ कंजंक्शंस, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है हमारा नंबर 1, एंड सबऑर्डिनेट पे हमारा आता है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कंपाउंड कंजंक्शन। तो इनको देखने से हमें क्या पता चलता है कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं।
पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड थर्ड नंबर पे कोरिलेटिव कंजक्शंस और फोर्थ नंबर पे आता है हमारा कंपाउंड कंजक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम समझेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अभी यहाँ पे जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हम बोलते हैं समान पद वाले। क्या बोलते हैं? समान पदीय। समान पदीय मतलब जिनके दोनों वर्ड समान हो, मतलब एक जैसे हो, तो समान पदीय संयोजक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो कंजक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं? टू सेंटेंसेस या दो वर्ड को या दो सेंटेंसेस को सेम रैंक वाले, यानी कि जो सेम रैंक वाले होते हैं, समान पद वाले कोई भी दो शब्द, समान पद वाले कोई भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो यहाँ इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि जो ये कंजक्शन होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ये या तो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे जो सेंटेंसेस है, जो हमारे वर्ड्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? सेम रैंक के होने चाहिए, यानी कि समान पद वाले होने चाहिए। तो ये अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा एंड है, बट है, या फिर येट, और, या फिर आप ले लो ऑल्सो, एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे कैसे होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही रीड द नोट्स, कि उसने नोट्स को पढ़ा, एंड रिटर्न देम टू मी, और मुझे वापस कर दिया। तो ये देखो, ये जो सेंटेंस है, ही रीड द नोट्स, उसने नोट्स को पढ़ा, एंड रिटर्न देम टू मी, और मुझे वापस कर दिया। तो ये आप जो दो सेंटेंसेस यहाँ पर गिवन है, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये दोनों रिलेटेड है नोट्स से, यानी कि समान पद से है। समान है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, बिकॉज उसने नोट्स को पढ़ा और उसने ही नोट्स को मुझे वापस कर दिया। तो एक ही चीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड का यूज किया है। अब देखो, ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया। आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पर नहीं था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो बट का यूज किया गया है वो किस लिए किया गया है? कि वह मुझसे मिलने आया। बट माने होता है लेकिन मैं घर पर नहीं था। तो यहाँ पे हम देखें कि दोनों पद हमारे कैसे हैं? समान हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं वो बिल्कुल समान पद, यानी समान रैंक के शब्दों के लिए या समान रैंक के सेंटेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हम देखें, यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे गीता एंड सीता आर फ्रेंड्स, की जो गीता और सीता हैं वो फ्रेंड्स है। तो देखो, हमने एंड से ज्वाइन किया है बिकॉज दोनों फ्रेंड्स की बात हो रही है, यहाँ पे दोनों समान पद की बात हो रही है। गीता एंड सीता आर फ्रेंड्स, एक ही जैसी चीजों की बात हो रही है, दोनों चीजें हमारी सेम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंड का यूज किया है, और एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि समान पद क्या होता है, सेम रैंक क्या होती है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो हमने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, कि अगर हम देखें कि किसी भी सेंटेंस के अंदर दो क्लोज है, तो एक क्लोज अगर प्रिंसिपल क्लोज और दूसरी हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर एक क्लोज हमारी प्रिंसिपल क्लोज है और दूसरी क्लोज हमारी कोऑर्डिनेट क्लोज है, तो जो हमारा कंजक्शन होगा वहां पे वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। क्या होगा वहां पे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज वो क्लोज होती है कि जो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज अपनी एक कंप्लीट क्लोज होती है। प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है? एक पूरी कंप्लीट क्लोज होती है, और कोऑर्डिनेट क्लोज भी एक कंप्लीट क्लोज होती है। तो ये जो दोनों क्लोज एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी वर्कड हार्ड, कि उसने हार्ड वर्क किया। शी वर्कड हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, येट शी फेल्ड। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है कि उसने हार्ड वर्क किया, तो ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ये एक हमारी प्रिंसिपल क्लोज है कि उसने हार्ड वर्क किया, एक पूरा सेंटेंस है। शी फेल्ड, वह फेल हो गई, तो वह फेल हो गई भी एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखो, वह फेल हो गई, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इसके बाद कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता कि भाई क्यों फेल हो गई, कैसे फेल हो गई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। तो वह फेल हो गई एक पूरा अपना कंप्लीट सेंस है। एंड उसने कठिन परिश्रम किया, ये भी एक अपने आप में पूरी
कंप्लीट सेंस है। तो अगर ये दोनों क्लोज यानी कि ये वाली जो क्लोज है हमारी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो येट वर्ड से हमने इसको जोड़ा है, तो येट हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। जब एक क्लोज दूसरी क्लोज के ऊपर डिपेंड नहीं होती तो वो हमारी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज होती है, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग क्लोज प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड नहीं होती है। तो जो वर्ड प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज को आपस में ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कम्युलेटिव, दूसरा होता है हमारा ऑल्टरनेटिव, एंड तीसरा होता है हमारा एडवर्सेटिव, और 4th नंबर पे आता है हमारा एलेटिव। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 4 टाइप के हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जिसके बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युलेटिव कंजक्शंस की। जो कम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं इनको हम कोपुलेटिव भी बोलते हैं, कोपुलेटिव कंजक्शंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एंड है, ऑल्सो है, बोथ और एंड एक साथ आएंगे ये, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, एक्सेट्रा। तो ये इस तरह के जितने भी हमारे कंजक्शंस होंगे तो वो क्या करेंगे, वो या तो 2 नाउन को जोड़ने का काम करेंगे, या फिर 2 प्रोनाउन को जोड़ने का काम करेंगे, या फिर 2 एडजेक्टिव को जोड़ने का काम करेंगे। तो ये 2 नाउन, प्रोनाउन, 2 एडजेक्टिव एक्सेट्रा, यानी कि सेम हमारी जो सेम रैंक होगी, चाहे दोनों नाउन हो हमारे, चाहे दोनों प्रोनाउन हो, चाहे दोनों एडजेक्टिव हो, तो ये सेम चीजों को जोड़ने का काम करते हैं कि एक नाउन है तो दूसरा भी नाउन होगा, एक प्रोनाउन है तो दूसरा भी प्रोनाउन होगा, एक एडजेक्टिव है तो दूसरा भी एडजेक्टिव होगा। तो ये जो इस तरह के हमारे कनेक्टर होंगे वो हमारे कौन से होंगे, कम्युलेटिव कनेक्टर, वो होंगे हमारे कम्युलेटिव कनेक्टर। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही इज रिच, कि वह रिच है एंड हैप्पी। तो देखो रिच और हैप्पी दोनों हमारे क्या हैं, दोनों हमारे एडजेक्टिव हैं। तो रिच और हैप्पी को जोड़ने के लिए हमने एंड कनेक्टर का यूज किया है, ठीक है, एंड कंजक्शन का यूज किया है। तो जैसे मान लें हमारे 2 सेंटेंस है, ही इज रिच एंड ही इज रिच और ही इज हैप्पी, कि वह रिच है और वह खुश है। तो दोनों ही हमें क्या दिख रहे हैं, दोनों ही हमें दिख रहे हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कम्युलेटिव कंजक्शन का, इन दोनों को ज्वाइन करने के। तो हम देख रहे हैं कि वह रिच है और वह हैप्पी है, तो हम यहाँ पे एंड का यूज कर देंगे। तो हम लिख देंगे ही इज रिच एंड हैप्पी, ही इज रिच एंड हैप्पी। तो हम दोनों के बीच में एंड कंजक्शन का यूज कर देंगे बिकॉज दोनों हमारे सेम रैंक वाले हैं। तो अभी हम एक और देख लेते हैं, जैसे राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, कि राम भी आ रहा है और श्याम भी आ रहा है। तो हम लिख देंगे राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, राम और श्याम दोनों आ रहे हैं। तो हम इसको राम एंड श्याम इज कमिंग भी लिख सकते हैं, राम एंड श्याम आर कमिंग भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग भी लिख सकते हैं। और राम भी हमारा नाउन है और श्याम भी हमारा नाउन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी 2 नाउन को जोड़ने के लिए, कोई भी 2 प्रोनाउन को जोड़ने के लिए, यानी कि सेम रैंक वाले दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज कर रहे हैं। और ये कम्युलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, ये होते हैं एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, नाउ, टू एंड लेस देन। अभी यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे he came and wrote an application। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस है कि वह आया और उसने एक एप्लीकेशन लिखी। तो देखो यहाँ पे came और wrote ये दोनों क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो यानी कि 2 वर्ब को जोड़ने का काम किया है किसने, एंड ने। तो दोनों वर्ब क्या है, सेम है, दोनों वर्ड क्या है यहाँ पे, सेम है, दोनों वर्ब है। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, बोथ राम एंड श्याम विल अटेंड द पार्टी। तो नेक्स्ट हमने जो सेंटेंस है ये लिखा है कि बोथ दोनों राम एंड श्याम विल अटेंड द पार्टी, कि दोनों ही राम और श्याम क्या करेंगे, पार्टी को अटेंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारी कौन सी कंजक्शन यूज हुई है, यहाँ पे हुई है हमारे बोथ और एंड। बोथ और एंड वाली जो कंजक्शन थी, बोथ और एंड वाली जो कंजक्शन थी वो उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। और राम और श्याम दोनों हमारे क्या है, दोनों नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर दोनों हमारे सेम वर्ड है, चाहे वो हमारे नाउन है, चाहे वो हमारे प्रोनाउन है, चाहे वो हमारे एडजेक्टिव है, चाहे वो हमारे वर्ब है, तो उन सब के लिए हम किसका यूज करेंगे, कम्युलेटिव कंजक्शन का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं,
नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस। ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है ईदर और, नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। तो वेयर वी हैव टू चूज वन आउट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि हमारे पास कुछ गिवन आइटम्स होते हैं, गिवन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और उनमें से हमें किसी एक को चूज करना होता है। यहाँ पर हमारी चॉइस रखी होती है तो हम उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। तो ऑल्टरनेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होती है जिसमें हमें एक को चूज करना पड़ता है, यानी कि एक ऑप्शन हमें लेना पड़ता है, एक को हमें छोड़ना पड़ता है, तो हमें अल्टरनेटिव तो हम ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे, कि या तो तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ या फिर चले जाओ। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि बैठ जाओ चुपचाप या फिर चले जाओ। तो हमने किसका यूज किया है? हमने यूज किया है ईदर और का। ईदर और मतलब या तो, या तुम चुपचाप बैठ जाओ और या फिर चले जाओ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन, कि या तो तुम तेज दौड़ लो या फिर अपनी ट्रेन को मिस कर दो। कि यू मस्ट रन फास्ट, तुम्हें तेज दौड़ना चाहिए। एल्स, एल्स का मतलब होता है वरना, एल्स मतलब होता है वरना या फिर अन्यथा, वरना तुम ट्रेन मिस कर दोगे। तो यहाँ पे भी देखो आपको दो ऑप्शन है कि या तो तेज दौड़ लो या फिर ट्रेन को मिस कर दो। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एल्स का। जब भी हमारा ऐसा सेंस निकले वरना, तो तब हम यूज करते हैं एल्स का। यहाँ पे एक नेक्स्ट और हम देख लेते हैं, जैसे ही शुड ज्वाइन और ही विल बी टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड, तो ये जो सेंटेंस है इसमें देखो क्या लिखा है, ही शुड ज्वाइन, उसको ज्वाइन करना चाहिए, ही विल टर्मिनेटेड, तो वह टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो चॉइस है, या तो ज्वाइन कर ले या फिर टर्मिनेट हो जाए। तो हमने और का यूज किया है बिकॉज हमारा यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कंजक्शन यूज होगा। बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से एक को चूज कर रहे हैं कि या तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, नीदर शी नॉर ही, नीदर शी नॉर ही वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। तो जो यहाँ पर सेंटेंस है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि ना तो वह और ना ही वह पार्टी में प्रेजेंट थे, कि नीदर शी, कि ना तो वह लड़की नॉर ही और ना ही वह लड़का पार्टी में प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज हुआ है कि पार्टी में दोनों ही प्रेजेंट नहीं थे, ना तो वह प्रेजेंट था और ना ही वह प्रेजेंट थी। तो इसके लिए हमने नीदर और नोर का यूज किया है। जब हमें दोनों में को ही यहाँ से हटाना हो, दोनों ही हमें ऑप्शन में नहीं लेने हो, तब हम यूज करते हैं नीदर और नोर का। अब यहाँ पे हमारे क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे चॉइस दिखाई दे रही है, हर सेंटेंस में हमें चॉइस दिखाई दे रही है। तो जब हर सेंटेंस में हमें चॉइस गिवन है तब हम ऑल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। और ये कंजक्शन आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, ईदर और, नीदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे एडवर्सेटिंग कंजक्शन। एडवर्सेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? तो यहाँ पे जो कंजक्शन होते हैं वो होते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो कि एडवर्सेटिव है। तो यहाँ पे आपके पहले आ जाता है बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, व्हाइल, वेरेज, आर यूज टू ज्वाइन सच नाउन्स, प्रोनाउंस, सेंटेंसेस एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पे हमारे कंजक्शंस गिवन है, जैसे कि बट है, येट है, स्टिल है, ओनली है, तो इन सबको हम यूज करेंगे किसी भी ऐसे नाउन या प्रोनाउन या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो कि अपोजिट एक्शन कर रहे हो, यानी कि जिनका एक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो तब हम इनका यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। ही इज रिच, कि वह रिच है यानी कि वो धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी, कि वे पैसे वाला तो है लेकिन खुश नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक्शन कैसा हो रहा है, अपोजिट एक्शन हो रहा है कि वे धनी है बट ही इज नॉट हैप्पी, कि खुश नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ही इज रिच, ही इज हैप्पी, तो यहाँ पे देखो कि वह धनी है, वह रिच है और वो हैप्पी है। तो यहाँ पे हमारा एक्शन का जो रिजल्ट है वो अपोजिट नहीं है, एक्शन का रिजल्ट क्या है हमारा, सेम है। तो सेम के लिए हम यहाँ पे एंड का यूज करेंगे, ही इज रिच एंड ही इज हैप्पी। बट हमारा रिजल्ट अगर ऑपोजिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे आ जाए ही इज नॉट हैप्पी,
ही इज नॉट हैप्पी, कि वह पैसे वाला है, ही इज रिच, वह पैसे वाला है, बट ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। तो रिजल्ट कैसा है हमारा? रिजल्ट है हमारा ऑपोजिट। ऑपोजिट रिजल्ट के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे बट का, ठीक है, एंड का नहीं करेंगे, बिकॉज एंड तो हमारा है सेम रिजल्ट के लिए, और एंड का यूज करते ही हमारा ये क्या हो जाएगा? कम्युलेटिव, बिकॉज सेम रिजल्ट के लिए हम कम्युलेटिव करते हैं, लेकिन ऑपोजिट रिजल्ट के लिए हम एडवर्सेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, जो कि बट है। बट हमारी एडवर्सेटिंग है, बिकॉज ये हमारा जो रिजल्ट आया है एक्शन का वो ऑपोजिट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे ही इज इंडस्ट्रियस, ही इज इंडस्ट्रियस स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, कि वह बहुत मेहनती है, इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, कि वह बहुत मेहनती है, फिर भी रिजल्ट यहाँ पे ऑपोजिट है। तो रिजल्ट ऑपोजिट होने की वजह से हमने यहाँ पे एडवर्सेटिंग कंजक्शन का यूज किया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई एडवर्सेटिंग कंजक्शन कौन सी होती हैं। एडवर्सेटिंग कंजक्शन वो होती हैं जब हम कोई काम कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट निकले वो हमारे काम के बिल्कुल ऑपोजिट निकले, हमारे काम के बिल्कुल विपरीत निकले, तब हम एडवर्सेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं, जो कि हमारी है बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस एंड व्हाइल। कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे हम देखेंगे, कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं जिसके थ्रू हमें ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ही इज पुअर बट ही इज ट्रस्टवर्दी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो क्या लिखा है कि ही इज पुअर, वह गरीब है, गरीब होने के बाद भी क्या है? ट्रस्टवर्दी है। ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वास करने योग्य है। तो देखो एक्शन क्या है? गरीब होने का है, और रिजल्ट क्या है कि भाई ट्रस्टवर्दी है, अपोजिट एक्शन है, रिजल्ट अपोजिट है, तो जिसकी वजह से हमने यहाँ पे यूज किया है एडवर्सेटिंग कंजक्शन का। एक और देख लेते हैं हम यहाँ पे सेंटेंस, ही इज नॉट सिंसियर। तो यहाँ पे देखो ही इज नॉट सिंसियर, कि वह सिंसियर नहीं है। हाउएवर फिर भी उसको क्या कर दिया गया? ही गोट प्रमोशन, कि उसको फिर भी प्रमोशन मिल गया। तो देखो वो क्या है? सिंसियर नहीं है। तो सिंसियर नहीं होने के बाद भी रिजल्ट क्या आया उसका? अच्छा आया, रिजल्ट अच्छा आया, यानी कि ऑपोजिट आया, तो हमने यूज कर दिया हाउएवर का। हाउएवर हमारा क्या है? एडवर्सेटिंग कंजक्शंस। अभी आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह कि जो एडवर्सेटिंग कंजक्शन है उनको हमें कहां पर यूज करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इलेटिव कंजक्शन। अब इलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? इलेटिव कंजक्शन ज्वाइन टू एक्शंस, ये भी दो एक्शन को ज्वाइन करते हैं, इन विच वन एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द अदर एक्शन। इसमें क्या होता है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन का रिजल्ट होता है, ठीक है। एक्शन तो यहाँ भी दो हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? जैसे हमने सबसे पहले देखा था कॉप्युलेटिव यानी कि कम्युलेटिव कंजक्शन देखा था, तो उसमें भी हमारे दो एक्शन हो रहे हैं, लेकिन दोनों एक्शन पे जो पहले वाला एक्शन है उसका रिजल्ट हमारा सेम आएगा। दूसरा हमने क्या देखा था? दूसरा हमने देखा था ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव में हमने चूज किया था, यानी कि चॉइस करना था, दो ऑप्शन है हमारे पास, दो में से हमें एक को चूज करना होता है। फिर हमने देखा एडवर्सेटिंग। एडवर्सेटिंग में हमने क्या देखा कि एक एक्शन हुआ बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ, ठीक है। वहां पर हमने एडवर्सेटिंग कंजक्शंस का यूज किया। और अब हमारा इलेटिव कंजक्शंस में क्या है कि एक्शन तो हो रहा है, लेकिन एक जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। एक्शन जो है दूसरे एक्शन का रिजल्ट है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे, आई वॉज इल, कि मैं बीमार था। बीमार होने की वजह से हमारा जो रिजल्ट क्या आया? आई कुड नॉट कम, कि मैं नहीं आ सका, तो सो इसीलिए मैं नहीं आ सका। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पे एक एक्शन हुआ तो दूसरा एक्शन उसका रिजल्ट हुआ। और इसमें हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे हम कौन कौन से एग्जाम्पल लेते हैं? हम लेते हैं यहाँ पे जैसे फॉर, सो, देयरफॉर, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम इसी तरह के जो मतलब जैसे सो है, फोर है, देयरफॉर है, जिन वर्ड से हमें रिजल्ट का पता चले तो वो यहाँ पे हम ले लेते हैं इलेटिव कंजक्शंस के अंदर। वही कंजक्शन हमारी यहाँ पर ली जाती है जहाँ पे हमें रिजल्ट का पता चले। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, जैसे यू आर इन पावर। यू आर इन पावर, कि तुम पावर में हो, तुम पावर में हो इसीलिए। सो अब रिजल्ट क्या निकला? इसीलिए यू आर रिस्पेक्टेड, यू आर रिस्पेक्टेड, कि तुम पावर में हो इसलिए रिस्पेक्टेड हो। तो रिजल्ट हमारा किसने बताया? सो ने बताया। तो सो हमारा इलेटिव कंजक्शंस है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे यू वर्कड हार्ड, कि तुमने कठिन परिश्रम किया। यू वर्कड हार्ड, देयरफॉर, इसलिए।
कि तुमने कठिन परिश्रम किया इसीलिए यू गॉट गुड मार्क्स, इसलिए तुम्हें गुड मार्क्स मिले, गुड मार्क्स। तो रिजल्ट क्या निकला कि तुमने कठिन परिश्रम किया, तो रिजल्ट क्या निकला कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले। तो हमने इसलिए किसका यूज किया, यहाँ पे देयरफॉर का यूज किया है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सो, फॉर, देयरफॉर किस लिए यूज करते हैं। हम यूज करते हैं रिलेटिव कंजक्शंस के लिए। तो जो हमारे कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस थे, तो पहले हम यहाँ पे आप रिवीजन कर लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है कि एक प्रिंसिपल क्लोज होती है और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब जो कोऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज दोनों का अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, दोनों का खुद का मीनिंग होता है। और ये 4 टाइप के होते हैं हमारे, कम्युलेटिव, ऑल्टरनेटिव, एडवर्सेटिंग और रिलेटिव। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए होंगे कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, पहले तो हम मीनिंग देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग का। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है आश्रित, यानी कि जो क्लोज किसी दूसरी क्लोज के ऊपर आश्रित होती है, तो उनको यूज करने वाले जो वर्ड होते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड जो वर्ड होते हैं हमारे, जो उनको ज्वाइन करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये कंजक्शन जैसे कि इफ है, सिंस, एक्सेट्रा, तो इस तरह के जो कंजक्शंस होंगे वो क्या करते हैं, 2 क्लोज को ज्वाइन करते हैं। इफ सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू क्लोज, अगर हम सेंटेंस को 2 क्लोज में डिवाइड कर दें तो एक क्लोज तो हमारी प्रिंसिपल क्लोज होगी और दूसरी हमारी क्या होगी, सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। और उसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लोज तो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसलिए उसको आश्रित क्लोज कहते हैं, यानी कि आश्रित कि दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो जब एक क्लोज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज, सेकंड वाली जो क्लोज हमारी पहले वाली क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड होती है, तब हम उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। और उससे जो रिलेटेड हमारे वर्ड होंगे, उनको ज्वाइन करने वाले जो हमारे वर्ड्स होंगे, उनको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो ये जो वर्ड है हमारा, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो, तो ये हमारी किसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, क्योंकि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या होगा, तो ये यानी किसी के ऊपर डिपेंड है, हमें क्वेश्चन पूरा नहीं मिल रहा है, हमारी जो क्लोज है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, उसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। क्योंकि ये क्लोज जो है इसका हमारा क्या है कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, ये पूरा कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसके दूसरी वाली क्लोज के ऊपर डिपेंड है। दूसरी क्लोज हमारी क्या है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि जब कोई सबऑर्डिनेट क्लोज प्रिंसिपल क्लोज के ऊपर डिपेंड रहती है तो वहां पे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज करते हैं। तो जो इफ है, इफ हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, यानी कि आश्रित संयोजक है, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये आपको क्लियर हो गया कि देखो इफ यू वर्क हार्ड, ये पूरी सेंस नहीं है कि अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या होगा, तो यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे। अगर हम अलग से देखें, यू विल सक्सीड, तुम सफल हो जाओगे, तो ये हमारा कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन पुट नहीं हो रहा है, कुछ भी हमें कहने की और जरूरत ही नहीं है, तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, कि तुम सफल हो जाओगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो जो इफ वर्ड है ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इफ जो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये जो पूरी क्लोज है इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल अप यू। क्योंकि, सिंस मतलब क्योंकि, चूंकि, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था, तो चूंकि आई वॉज बिजी ये हमारी किसके ऊपर डिपेंड है, आई कुड नॉट कॉल यू ना अप, कि मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका। तो मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सका ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, और सिंस आई वॉज बिजी ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है। और जो ये क्लोज है हमारी सबऑर्डिनेट वो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रिंसिपल क्लोज के। तो जो सिंस वर्ड है हमारा, सिंस जो वर्ड है वो है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो हमारी किससे शुरू होती है, वो शुरू होती है हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। तो पहले तो हमारा जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, प्लस उसके बाद हमारी क्लोज होती है।
तो ये दोनों जो क्लोज है, हमारी सबऑर्डिनेटिंग जो क्लोज है, उससे पहले हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड आता है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब कोई दो क्लोज आपस में जुड़ी होती हैं और उनमें से एक क्लोज प्रिंसिपल क्लोज हो और दूसरी क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं और वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं आर यूज डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब उनको हमें कहाँ पर यूज करना है, हमें उन्हें यूज करना है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग के साथ, कि मीनिंग को हमें देखना पड़ेगा कि भाई क्या मीनिंग है, उसके बाद ही हम उस कंजक्शन का यूज करेंगे। जैसे टाइम है, सबसे पहले लेंगे हम टाइम की बात करेंगे। अगर कहीं पर भी टाइम के बारे में बात हो तो हम कौन कौन से कंजक्शन का यूज करेंगे, कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे। तो टाइम के लिए हम व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, since, while, as soon as long as, just as, इन सब का यूज करेंगे एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो वर्ड हैं हमारे, इस तरह की जो हमारी कंजक्शन है जो हमें टाइम के बारे में बताती हैं, ठीक है। जैसे कि व्हेन, व्हेन मतलब कब, टिल माने तक, अनटिल मतलब जब तक। तो ये जितने भी वर्ड हैं हमारे, या फिर सिंस, सिंस माने हमारा हो जाएगा क्यों, चूंकि, सिंस जैसे जब तक, वाइल, एज सुन एज मतलब जो ही। तो देखो जो ही, वाइल, वाइल मतलब जब तक। तो ये जो वर्ड है हमारे, ये हमें समय के बारे में बता रहे हैं। बिफोर मतलब पहले, बिफोर का मतलब पहले। तो ये सब हमें किसके बारे में बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं। तो जो कंजक्शंस हमें टाइम के बारे में बताए, समय के बारे में बताए, तो उनको हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस के यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके कि व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, आई स्टॉप द माई कार, तो मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो व्हेन वर्ड है, व्हेन का यूज किसके लिए हुआ है, टाइम के लिए, कि जब उसे देखा, तो जब यानी टाइम। तो व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माई कार, मैंने अपनी कार को रोक दिया। अब देखो एज सून एज इट रेन्स द फार्मर विल सो द सीड्स, तो फार्मर क्या करेंगे, सीड को सो कर देंगे। तो कब सो कर देंगे, जैसे ही बारिश होगी। तो एज सून एज यानी कि जो ही बारिश होगी, तो फार्मर क्या करेंगे, फार्मर अपनी सीड्स को सो कर देंगे। तो यानी कि टाइम क्या है कि जब बारिश होएगी, तो ठीक है, जैसे ही बारिश होएगी, तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। तो जिस भी सेंटेंसेस में टाइम से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस है, उसमें हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सी यूज करेंगे, जो टाइम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई विल स्टार्ट द बिजनेस as soon as I get the license। तो यहाँ पे आप सेंटेंस देख सकते हो कि आई विल स्टार्ट द बिजनेस, कि मैं बिजनेस को स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी देखो कब कर देगा बिजनेस स्टार्ट, जैसे ही लाइसेंस मिल जाएगा। तो जो ही लाइसेंस मिलेगा मैं बिजनेस को स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठेगा कि कब करोगे, तो जो ही लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ही विल स्टे इन ऑफिस, कि वह ऑफिस में रुकेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि वह ऑफिस में रुकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ कि भाई कब तक रुकेगा, अनटिल, कब तक मतलब अनटिल, जब तक यू रीच देयर, कि जब तक तुम वहां पहुंचोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, टाइम की बात हो रही है कि वह ऑफिस में रुकेगा। तो क्वेश्चन क्या उठेगा कि भाई कब तक रुकेगा। तो कब तक के लिए हमने क्या लगा दिया कि अनटिल, यानी कि जब तक तुम वहां पहुंचोगे। तो जब तक तुम वहां पहुंचते हो तब तक वह ऑफिस में रुकेगा। तो जितने भी हम यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं, जो भी हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, वो हमें क्या बता रहे हैं, वो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लेस। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है
कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है अगर वो हमें प्लेस के बारे में बता रहे हैं तो हम यूज करेंगे वेयर का और व्हेनेवर का। तो व्हेनेवर और वेयर ये हमें किसके बारे में बताते हैं, प्लेस के बारे में। तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है हमें सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर डिपेंड होती है, मैंने आपको बताया। तो सेंटेंस का मीनिंग अगर प्लेस से रिलेटेड निकल रहा है, स्थान से रिलेटेड निकल रहा है, किसी भी जगह की बात हो रही है, तब हम वेयर और वेयरएवर का यूज करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे यू कैन गो वेयरएवर यू वांट। तो यू कैन गो तुम जा सकते हो, तो उन्होंने कहा कहाँ, क्योंकि जगह पूछी जा रही है, प्लेस पूछा जा रहा है कि भाई कहाँ जा सकते हो। वेयर एवर यू वॉन्ट कि जहां भी तुम जाना चाहते हो। वेयर एवर मतलब जहां भी तुम चाहते हो वहां तुम जा सकते हो। बिकॉज यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है तो इसलिए हमने कौन सी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया है, जो कि हमारे प्लेस से रिलेटेड है। एक और हम यहाँ पे सेंटेंस देख लेंगे, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई फाउंड माई पर्स, आई फाउंड माई पर्स। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि आई फाउंड माई पर्स, मुझे मेरा पर्स मिल गया। अभी क्वेश्चन क्या होएगा कि कहाँ मिल गया, कहाँ मिल गया, वेयर आई लेफ्ट इट, कि जहां मैंने उसको छोड़ा था। तो देखो हमने यूज किया वेयर का, वेयर हमने प्लेस के लिए यूज किया, तो जहां हमने इसको छोड़ा था वहां से मेरा पर्स मुझे मिल गया। तो यहाँ पे हमने वेयर का यूज किया है। तो वेयर यहाँ पे हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेट हर गो, कि उसको जाने दो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि भाई उसको कहाँ जाने दे। तो वेयर है मतलब जहां भी, शी लाइक्स टू गो कि जहां भी वे जाना पसंद करे, लाइक्स टू गो कि वे जहां भी जाना पसंद करे तो उसको जाने दो। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो प्लेस से रिलेटेड है तो हमें अकॉर्डिंग टू मीनिंग उनको यूज करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा है कॉज। कॉज मतलब कारण। तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन में किसी कारण के बारे में बताया जाए, कॉज के बारे में बताया जाए, तो वहां पे हम यूज करेंगे सिंस, बिकॉज और एज एक्सेट्रा। तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे, चाहे सिंस, बिकॉज और एज से रिलेटेड, जिससे हमें कारण पूछे कि भाई क्योंकि, चूंकि, ऐसे वर्ड का यूज हो, तो हम मीनिंग के ऊपर डिपेंड है वो हमारा कि मीनिंग क्या है सेंटेंस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे शी केम कि वह आई। अब वह यहाँ क्यों आई, क्या कारण था आने का, बिकॉज। बिकॉज से हमें पता चलेगा आने का कारण, क्योंकि आई कॉल्ड हर अप, मैंने उसे बुलाया था। तो क्योंकि वर्ड से हमें उसके आने का रीजन पता चला, हमें उसके आने का कारण पता चला। तो जो ये क्योंकि वर्ड है, बिकॉज जो वर्ड है, ये हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अभी एक नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही इज ए माइजर, नो वन लाइक्स हिम। तो नो वन लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता। तो भाई क्यों नहीं पसंद करता उसको, बिकॉज, मतलब बिकॉज नहीं, एज ही इज ए माइजर, क्योंकि वे बिल्कुल कंजूस है। तो एज जो वर्ड है हमारा किसकी तरह है, वो माइजर की तरह है। एज जो हमें बता रहा है कि वो माइजर की तरह यानी कंजूस की तरह है, जिसकी वजह से उसे कोई पसंद नहीं करता। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। शी इज क्राइंग कि वह रो रही है। तो यहाँ पे भी कॉज है कि भाई क्यों रो रही है, बिकॉज समवन यानी कि किसी ने चुरा लिया है। समवन हैज स्टॉलन हर पर्स, क्योंकि किसी ने उसका पर्स चुरा लिया है तो वह क्या कर रही है, क्राइम कर रही है। तो बिकॉज हमारा क्या बता रहा है, कारण को बता रहा है, कॉज को बता रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर, आई कांट बाय दिस कार कि मैं इस कार को नहीं खरीद सकता। भाई क्यों नहीं खरीद सकते, सिंस, चूंकि यह बहुत महंगी है, बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली, सिंस इट इज वेरी कॉस्टली, क्योंकि ये महंगी है। तो चूंकि ये महंगी है इसलिए मैं इस कार को नहीं खरीद सकता। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई कॉज वाले कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं और हमें उन्हें किस तरह से यूज करना है, अब वो कैसे मीनिंग के ऊपर डिपेंड है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है पर्पस है। पर्पस मतलब उद्देश्य, कि भाई क्या लक्ष्य है काम करने का, क्या पर्पस है काम करने का। तो तब हम कौन कौन से सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट एक्सेट्रा। तो इस तरह के वर्ड का यूज करेंगे जिन वर्ड से हमें किसी भी काम करने के पर्पस का पता चले, किसी के काम करने के उद्देश्य का पता चले। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 1। तो वी ईट, हम खाते हैं। वे क्यों खाते हैं, क्या उद्देश्य है खाने का,
सो दैट, जिससे कि हम जिंदा रह सके। तो सो दैट का यूज किया हमने। सो दैट मतलब जिससे कि, तो जिससे कि से हमें क्या पता चला, उसके पर्पस का पता चला, उसके उद्देश्य का पता चला कि भाई तुम क्यों खाते हो, क्या उद्देश्य है तुम्हारे खाने का, कि भाई जिससे कि हम जिंदा रह सके। तो अगर रन फास्ट, तेज दौड़ो, भाई तेज दौड़ने का उद्देश्य क्या है, क्यों तेज दौड़े, कि जिससे कि तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए। लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तुम्हें ट्रेन मिस नहीं करनी है, इसलिए तुम्हें तेज दौड़ना पड़ेगा। तो जो लेस्ट वर्ड है, इससे हमें क्या उद्देश्य का पता चल रहा है कि भाई तेज दौड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी ट्रेन मिस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पर्पस की बात कर रहे हैं, उद्देश्य की बात कर रहे हैं। इन वाले जो वर्ड हमारे यहाँ पे लिखे हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ये, जिससे हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर जो हमारा नाउन है या जो हमारा प्रोनाउन है उसके काम करने के, एक्शन करने के पर्पस का पता चलता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम रिजल्ट। अब हमें क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कि काम तो हमने कर लिया, एक्शन तो हमने कर लिया, अब उस एक्शन का रिजल्ट क्या है। तो उस रिजल्ट के लिए हम यूज करेंगे सो दैट या फिर सच दैट का। तो देखो ही इज सो वीक, कि वह इतना कमजोर है। कितना, क्या रिजल्ट है उसका, कि दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। और रिजल्ट क्या है कि वह इतना कमजोर है कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। तो हमने किसका यूज किया है, सो के साथ हम दैट का यूज करेंगे यहाँ पे। ही इज सच अ फूल, कि वह इतना बेवकूफ है, सच अ फूल, कि दैट ही डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि वह कुछ भी नहीं समझ सकता। तो सच के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट का। तो हमने क्या देखा है कि सो, और सो हम यूज करेंगे सो या दैट, या फिर हम यूज करेंगे सच या दैट। तो सो के साथ हम दैट का यूज करेंगे और सच के साथ दैट का यूज करेंगे रिजल्ट दिखाने के लिए। किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो उसका रिजल्ट दिखाने के लिए कि ही इज सो वीक, वे भी बहुत कमजोर है, वो इतना कमजोर है, वे कितना, कि वे चल भी नहीं सकता, कि वे इतना बेवकूफ है, भाई कितना बेवकूफ है कि वे किसी भी चीज को समझ भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो सो दैट है या सच दैट है, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है हमारी, और ये हमारी किसी सेंटेंस के अंदर रिजल्ट को शो करने के लिए यूज की जाती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंडीशन। तो जब हमारी कंडीशन रखी जाए, कोई भी शर्त रखी जाए, तब हम यूज करेंगे इफ का, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड, एक्सेट्रा। ठीक है, तब हम इन वर्ड का यूज करेंगे। ये है हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जिसको हम किसी भी कंडीशन को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही कैन नॉट सक्सीड, कि भाई तुम सक्सीड नहीं हो सकते। तो किस कंडीशन पे, जब तक, अनलेस, यानी कि जब तक तुम कठिन परिश्रम ना करो। ठीक है, अनलेस ही वर्कड हार्ड, कि जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है तब तक वह सक्सेस नहीं हो सकता, तब तक उसको सक्सेस नहीं मिल सकती, वो सक्सीड नहीं हो सकता। तो देखो ही कैन नॉट सक्सीड, वह सक्सीड नहीं हो सकता, कब तक, जब तक कि वह कठिन परिश्रम नहीं करता, अनलेस। ठीक है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगा, प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वेज, कि वह अपने रास्ते अगर तैयार करे। तो क्या प्रोवाइड करे, यहाँ पे प्रोवाइडेड का मतलब है कि जब तक वह अपने रास्ते तैयार करता है, अगर वो अपना रास्ता तैयार करता है, प्रोवाइडेड मतलब अगर वो अपना रास्ता तैयार करता है, अपना रास्ता खुद बनाता है, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस में क्या देख रहे हो कि आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगा, प्रोवाइडेड, कि अगर वह अपना रास्ता मेंड करता है, बनाता है। तो अपने रास्ते खुद बनाएंगे तो तभी हमारी कोई हेल्प करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन रख दी जाती है किसी भी सेंटेंस के अंदर, कि वो हेल्प उसकी जब ही करेगा जब एक कंडीशन रख देगा, कि वह सफलता जब ही प्राप्त करेगा जब कोई कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हमारी शर्त रखी जाती है। तो शर्त को रखने के लिए हम कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं, इफ, सपोजिंग, अनलेस या फिर प्रोवाइडेड। एक और हमने यहाँ पे सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही विल हेल्प यू, कि वह तुम्हारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है कि ही विल हेल्प यू, कि वह तुम्हारी हेल्प करेगा। तो क्या शर्त रखते हैं हेल्प करने के लिए, इफ यू आस्क हिम, कि अगर तुम उससे कहोगे, कि अगर तुम उससे कहोगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे शर्त क्या रख दी कि भाई तुम उससे अगर बोलोगे तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगा। और शर्त का हमें किस वर्ड से पता चला, इफ से पता चला, यदि से पता चला, कि यदि तुम बोलोगे उसको तो वह तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई कि अगर तुम बोलोगे। तो अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं ये हमारे डिपेंड होते हैं किस पे, ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस के ऊपर। तो हम यहाँ पे किस किस की बात करते हैं, हम यहाँ पे टाइम की बात करते हैं, हम यहाँ पर प्लेस की बात करते हैं, यहाँ पे हम कॉज की बात करते हैं कि भाई क्या कारण है काम करने का, यहाँ पे हम रिजल्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हम पर्पस की बात करते हैं, कंडीशन की बात करते हैं। और अभी नेक्स्ट देख लेते हैं भाई,
नेक्स्ट हम कर रहे हैं मैनर की बात, काम करने के तरीके की बात कर रहे हैं कि भाई किस मैनर से, किस तरीके से कोई भी काम एक्शन हुआ है। तो देखो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, एज का, एज इफ, एज दो, एज फार एज एक्सेट्रा। तो इन सब वर्ड का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही स्कोल्डेड मी, कि उसने मुझे डांटा। भाई किस तरीके से डांटा उसने, एज इफ, मानो ही वर माई फादर, कि मानो कि वह मेरे पिता हो, जैसे वो मेरे फादर थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे डांटा जैसे कि वो मेरे फादर थे। तो तरीका क्या था डांटने का, बिल्कुल उसके पापा के जैसे, मानो, एज इफ मतलब मानो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैनर किस तरीके की बात हो रही है। इसमें बात हो रही है कि उसने मुझे इस तरह से डांटा जैसे कि वो मेरे पापा हों। तो नेक्स्ट, ही प्रोटेस्टेड। तो यहाँ पे देखो ही प्रोटेस्टेड, ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। तो उसने विरोध किया एज दाउ, यद्यपि, उसने विरोध किया यद्यपि ही वर इन ऑपोजिशन। तो यहाँ पे क्या सेंटेंस है कि ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। विरोध किया किस तरह से विरोध किया, मतलब इसका तरीका था, मैनर क्या था, उसने विरोध किया हालांकि वो क्या था, ही वर इन ओपोजिशन, कि वो ओपोजिशन पार्टी में था, फिर भी उसने क्या किया, विरोध किया। अब मानो यहाँ पे एज दाओ, यानी कि यद्यपि ऐसा मानो कि ही वर इन ओपोजिशन, कि वो ओपोजिशन में था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई हम किस तरह से यूज करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारे यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से हमने यूज किया है इनको, और किस सेंटेंस में हमें इनका यूज कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कंपैरिजन। तो ये भी हम देख लेते हैं कंपैरिजन के बारे में, कि जब हमारा कंपैरिजन किया गया हो तो कौन से वर्ड यूज करेंगे हम, एज, सो एज और देन का यूज करेंगे। तो हम इन वर्ड का यूज करेंगे कंपैरिजन दिखाने के लिए। तो आ वाइज एनिमी, कि एक जो बुद्धिमान शत्रु होता है वो बेटर होता है किससे, बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी कि एक बेवकूफ दोस्त से अच्छा तो एक बुद्धिमान शत्रु होता है। तो हमने कंपैरिजन की है, एक एनिमी और एक फ्रेंड की कंपैरिजन हमने यहाँ पर की है, कि जो एक बुद्धिमान एनिमी होता है, एक वाइज एनिमी जो होता है, वो बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड, यानी कि एक बेवकूफ फ्रेंड से ज्यादा बेटर होता है। तो कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पे किस वर्ड का यूज किया है, कंपैरिजन के लिए हमने देन का यूज किया है, और देन हमारा यहाँ पर है, देन यहाँ पर हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कंपैरिजन दिखाने के लिए हम कौन कौन से वर्ड का यूज करते हैं, कौन कौन से हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम, जैसे शी इज एज इंटेलिजेंट, शी इज एज इंटेलिजेंट एज, कि वह इतनी इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई, एज हर ब्रदर। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन किसकी हो रही है, उसकी अपने भाई के साथ, लेकिन क्या कंपैरिजन नहीं हो रही है, सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं कि वह इतनी ही इंटेलिजेंट है जितना उसका भाई। तो हमने एज और एज वर्ड का यूज करके उसको उसके भाई से सिमिलैरिटी उसके भाई की हमने दिखाई है, कंपैरिजन उसके भाई से किया है। तो शी इज एज इंटेलिजेंट एज इज ब्रदर, कि वह अपने भाई के जितनी ही इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हमने एज और एज वर्ड का यूज किया है, तो जो कि हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, किस किस पोजीशन में करते हैं, किस किस कंडीशन में करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंट्रास्ट। तो अभी हमारा एक और रहता है यहाँ पे कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब होता है कि बिल्कुल विपरीत, अपोजिट दिखाने के लिए, ऑपोजिट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रास्ट का। तो कौन कौन से वर्ड है जो कि हमारे कंट्रास्ट को दिखाते हैं, तो दो, आल्दो, दो, ऑल्दो और हाउएवर। तो ऑल्दो माने यद्यपि, दो माने भी यद्यपि, हाउएवर मतलब फिर भी। तो दो ही वर्कड हार्ड, दो मतलब होता है हालांकि, हम यहाँ पे बता देती हूँ आपको, हालांकि, और ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, और हाउएवर मतलब होता है फिर भी। तो दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो देखो उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन अपोजिट रिजल्ट आया, ही फेल्ड, वो फेल्ड हो गया। तो हमने दो वर्ड को दिखाया है कंट्रास्ट में। आई ट्राइड वेरी हार्ड वर्क, कि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, कोशिश की। हाउएवर फिर भी, आई कुड नॉट विन द रेस, कि मैं रेस नहीं जीत सकी। तो यहाँ पे क्या दिखाया, विपरीत चीजें दिखाई है, कंट्रास्ट दिखाया है, बिल्कुल ऑपोजिट चीजें दिखाई हैं। तो ऑपोजिट यानी कंट्रास्ट दिखाने के लिए हम कुछ ऐसे वर्ड का यूज करते हैं जिससे हमें उनके बीच में कंट्रास्ट पता चलता है, उनके बीच में ऑपोजिट
और पता चलता है कि वे अपोजिट है, वे एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जैसे दो है, ऑल दो है, फॉर हाउएवर है, तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रास्ट दिखा रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना, नेक्स्ट जो हमारा कंजक्शन है को रिलेटिव कंजक्शन। तो हमारा जो थर्ड नंबर का कंजक्शन था को रिलेटिव कंजक्शन, तो वो देख लेते हैं भाई क्या होता है। को रिलेटिव कंजक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो ये कंजक्शंस होते हैं, को रिलेटिव कंजक्शन होते हैं, वो हमें पेयर में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं? पेयर में। तो वो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए उनको हम को रिलेटिव कंजक्शन कहते हैं, और वो हमेशा पेयर में होते हैं। तो जितने भी हमारे पेयर वाले तो जितने भी हमारे जो पेयर में कंजक्शंस होंगे वो हमारे कौन से होंगे? कोरिलेटिव होंगे। तो देख लेते हैं इनको। जैसे ईदर और ये हमें साथ में दिखेंगे, नीदर और नोर ये भी हमें साथ में दिखेंगे, बोथ, एंड, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, एक्सेट्रा। तो ये जो वर्ड है हमारे जितने भी हमारे यहाँ पे हैं, अगर जहाँ पर नीदर होगा वहां आपको नोर भी दिखाई देगा, जहां पर बोथ होगा वहां पर आपको एंड भी दिखाई देगा, जहां पे नॉट ओनली होगा वहां पे आपको बट ऑल्सो भी दिखाई देगा। हालांकि ये बोथ और एंड अलग अलग भी दिखते हैं, बट ये पेयर में भी दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे नीदर हिज फ्रेंड, कि ना तो उसका दोस्त और नॉर हिज पेरेंट्स, और ना ही उसके पेरेंट्स, न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन, कि दोनों में से कोई भी नहीं उसकी इविल इंटेंशन को नहीं जानता। तो नीदर ना तो, नोर ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कोरिलेटिव होते हैं, कोरिलेटिव जो कंजक्शन होते हैं वो एक साथ यूज किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, कि मैं नहीं जानता कि वेदर ही विल कम, कि वह यहाँ आएगा या नहीं, कि वेदर ही विल कम और नॉट, कि वह यहाँ पर आएगा या नहीं, तो मैं ये नहीं जानता। तो देखो वेदर के साथ हम यूज करेंगे और का। ठीक है, तो ये पेयर में यूज होगा। जो वेदर और है वो पेयर में यूज हो रहा है यहाँ पे। तो कहीं पर भी आपको ऐसे पेयरिंग वाले अगर कंजक्शंस दिखते हैं तो आप वेदर के साथ और का यूज करेंगे, नीदर के साथ नोर का यूज करेंगे, ईदर के साथ और का, बोथ के साथ एंड का, एंड नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंपाउंड कंजक्शंस। तो अभी हम जो हमारा फोर्थ नंबर का कंजक्शन था कंपाउंड, उसके बारे में बात करेंगे। तो कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड कंजक्शंस होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये कंजक्शन वर्ड्स के ग्रुप में होते हैं, यानी कि कई वर्ड्स होते हैं मिलके, तो यूज्ड एज ए कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शन। तो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनको हम कंपाउंड कंजक्शंस के रूप में यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो हमारा एग्जाम्पल है, इन ऑर्डर दैट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ऑन कंडीशन दैट, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इवन इफ, सो दैट, ये सब हमारे क्या है? ग्रुप में हैं। तो ये हमने उनके अंदर से जो हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन थे, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस थे, इनके अंदर से ही हमने इनको निकाला है। तो ये हमारे ये नहीं है कि उनसे अलग है, उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, उन्हीं के अंदर से ही हमने कोरिलेटिव और कंपाउंड कंजक्शन को अलग कैटेगरी में रखा है। कोरिलेटिव को हमने इसलिए अलग कैटेगरी में रखा है बिकॉज वो पेयर में यूज होते हैं, और कंपाउंड कंजक्शन को हमने उन वाले कंजक्शन को उनमें से लिया है जो कि हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई विल गिव यू मनी, मैं तुमको पैसे दूंगा, ऑन कंडीशन दैट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिस यूज इट, कि तुम इसका मिस यूज नहीं करोगे। तो ऑन कंडीशन दैट हमारा कंपाउंड कंजक्शन है बिकॉज ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। वी ईट, अब हम खाते हैं, तो ये मैंने भी आपको भी बताया था, सो दैट वी मे लिव, ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जो हमारे कंपाउंड कंजक्शन है, और जो कोरिलेटिव कंजक्शन है ये हमारे कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट में से ही हमने इनको निकाला गया है। सिर्फ इनको थोड़ा अलग समझाने के लिए हमने इनको सिर्फ अलग कैटेगरी में रखा है यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनको कोरिलेटिव क्यों कहते हैं। तो कुछ कंजक्शन को हम कोरिलेटिव बोलते हैं और कुछ कंजक्शन को हम कंपाउंड कंजक्शन क्यों बोलते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ रूल पढ़ेंगे, कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंजक्शंस पढ़ेंगे जिसको हम कुछ रूल के थ्रू फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 देख लेते हैं कि रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है? तो रूल नंबर 1 में क्या है कि बोथ और एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
तो जो ये हमारे देखो पेयर्स में है, यहाँ पर जो हमें कंजक्शन, यहाँ पे जो हमें कंजक्शंस दिख रही हैं वो किसमें, पेयर्स में है। तो ये कोरिलेटिव हैं, तो दीज कोरिलेटिव आर यूज्ड टू जॉइन नाउन और प्रोनाउन। तो इन कोरिलेटिव को जॉइन, जो यहाँ पे हमारी कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो कि पेयर्स में हैं, तो इनको हम नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, तो हम बोथ के साथ एंड का यूज करेंगे। अगर हम पेयर में यूज कर रहे हैं, जैसे ही इज इंटेलिजेंट, अगर हमने लिखा यहाँ पर ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और दूसरा सेंटेंस है हमारा ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही पर्सन की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग, कि वो दोनों है, वो इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम लिखेंगे ही इज बोथ, कि वे दोनों हैं इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि इंटेलिजेंट भी और हार्ड वर्किंग भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने उसको, जैसे कि किससे पहले इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग हमारे क्या है, ये हमारे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है दोनों। तो एडजेक्टिव से पहले हमने दोनों का यूज किया है, मतलब बोथ का यूज भी हमने एडजेक्टिव से पहले किया है और एंड का यूज भी हमने एडजेक्टिव से पहले किया है। तो यहाँ पर हम दोनों एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए, यानी कि दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए हमने बोथ और एंड का यूज किया है। तो जो बोथ और एंड, यानी कि जितने भी हमारे पेयरिंग वाले जो हमारी कंजक्शंस होती हैं, उनको हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के किसी को भी, मतलब जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट, कि वह न केवल डिसऑनेस्ट है, ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी, कि वह डिसऑनेस्ट, ना केवल डिसऑनेस्ट है बल्कि लेजी भी है। तो नॉट ओनली, ना केवल, बट ऑल्सो, बल्कि, कि वह ना केवल डिसऑनेस्ट, यानी कि दो एडजेक्टिव को हमने यहाँ पे भी देखो डिसऑनेस्ट एंड लेजी, तो यहाँ पे दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करने के लिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो को यूज किया है, बट ऑल्सो का यूज किया है। और दूसरी बात यहाँ पे हम इसके बारे में क्या देखेंगे कि अगर हमने बट एंड, यहाँ पे हमने जैसे नॉट ओनली, यहाँ पर हमने नॉट ओनली और बट ऑल्सो, तो अगर हम इनको यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हमें दोनों का यूज, जैसे कि अगर हमें एडजेक्टिव से पहले करना है तो इसको भी एडजेक्टिव से पहले करेंगे दोनों को, अगर हमें नाउन से पहले करना है तो दोनों जगह नाउन से पहले करेंगे, अगर हमें वर्ब से पहले करना है तो दोनों जगह वर्ब से पहले करेंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे राम इज वॉचिंग, राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी, नॉट ओनली टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग, बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है उसमें हमने क्या लिखा है कि राम इज वॉचिंग नॉट ओनली टीवी, कि राम ना केवल टीवी देख रहा है बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल, और फुटबॉल भी खेल रहा है, बल्कि फुटबॉल भी खेल रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने बट ऑल्सो का यूज वर्ब से पहले किया है, किससे पहले किया है, वर्ब से पहले। और यहाँ पर हम नॉट ओनली का यूज किससे पहले कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से पहले, टीवी यानी कि नाउन से पहले, यहाँ पे हम कर रहे हैं नाउन से पहले। तो यहाँ पे देखो हमने नाउन से पहले किया और यहाँ पे हमने वर्ब से पहले किया, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अगर हम बट ऑल्सो का यूज वर्ब से पहले कर रहे हैं, या तो हम दोनों को वर्ब से पहले रखेंगे या हम दोनों को किससे पहले रखेंगे, नाउन से पहले रखेंगे। तो अब अगर हम बट ऑल्सो का यूज आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब से पहले कर रहे हैं, तो नॉट ओनली का यूज भी हम वॉचिंग से पहले करेंगे। तो ये करेक्ट जो होगा तो ये होगा राम इज नॉट ओनली वॉचिंग, नॉट ओनली वॉचिंग टीवी बट ऑल्सो प्लेइंग फुटबॉल। तो प्लेइंग फुटबॉल, तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में बट ऑल्सो और नॉट ओनली को यूज कर रहे हैं, तो या तो दोनों को वर्ब से पहले रखेंगे, या दोनों को नाउन से पहले रखेंगे, या दोनों को प्रोनाउन से पहले रखेंगे, मतलब दोनों को सेम पार्ट ऑफ स्पीच से पहले रखेंगे। ये नहीं है कि एक को हम वर्ब से पहले रख रहे हैं तो दूसरी को हम ऑब्जेक्ट से, दूसरी को हम नाउन से पहले रख रहे हैं। ये नहीं है कि एक को हम नाउन से पहले रख रहे हैं तो दूसरी को प्रोनाउन से पहले रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बाद सेम चीज होनी चाहिए, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होनी चाहिए। नाउन है तो दोनों के बाद नाउन होना चाहिए, प्रोनाउन है तो दोनों के बाद प्रोनाउन होना चाहिए। इनको हम अलग अलग इस तरह से यूज नहीं करेंगे कि किसी को भी किसके साथ रख देंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, तो रूल नंबर टू हमारा कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, विद, along with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, कि अगर दो सब्जेक्ट हमारे जितने भी यहाँ पे हमने कंजक्शंस लिखे हैं उनसे ज्वाइन हो रहे हैं तो वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब जो एग्री करेगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ करेगा, यानी कि जो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर वर्ब का यूज होगा। तो जैसे हम देख लेते हैं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जो है हमारा प्लूरल है और राम हमारा सिंगुलर है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, तो हम राम के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करेंगे। तो वर्ब हमने इज, यहाँ पे इज लिया है, तो इज का यूज हमने किसके अकॉर्डिंग किया, राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है उसको देखकर ही हम वर्ब को एग्री करेगा, वर्ब हमारा उसी को देखकर ही एग्री करेगा। अगर हमने देखा यहाँ पे हिज फ्रेंड्स लिखा है, फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो हम आर भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे आर नहीं आएगा बिकॉज हमें राम को ही देखकर यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। ठीक है, कौन कौन से कंजक्शंस के साथ ऐसा होता है, जब हम एज वेल एज, विद, अलोंग विद, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इस तरह की हम कंजक्शंस का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, ही एंड नॉट। तो एंड नॉट जो है हमारी कंजक्शंस है, हमारी कंजक्शन है ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स इज गिल्टी, कि वह और उसके पेरेंट्स जो है वो गिल्टी नहीं है। तो देखो पेरेंट्स हमारे क्या है, यहाँ पे पेरेंट्स ये प्लूरल वर्ड है, जबकि पेरेंट्स को हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पेरेंट्स है उसको देखकर नहीं बल्कि ही को देखकर हम वर्ब को एग्री करेंगे। यहाँ पे वर्ब हमारा इज आएगा, ही इज गिल्टी। तो हम जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो ही वर्ब को एग्री करेगा, वो ही वर्ब के बारे में बताएगा कि यहाँ पे हम कौन सा वर्ब यूज करने वाले हैं। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर ही हमें वर्ब लगाना है वहां पर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, और रूल नंबर 3 क्या कहता है कंजक्शंस के बारे में, कि मैनी टाइम्स जो कंजक्शंस होती हैं आर यूज्ड एट रॉन्ग प्लेसेस। कई बार हम क्या करते हैं उनको रॉन्ग प्लेसेस पे यूज कर लेते हैं। इन अ सेंटेंस द कंजक्शन मस्ट नॉट बी मिसप्लेस, यानी कि कंजक्शन मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए। कंजक्शन हमेशा करेक्ट प्लेस पे होनी चाहिए, कंजक्शन को मिसप्लेस नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि कंजक्शन रॉन्ग प्लेस पर यूज कर ली जाती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पे देखो ईदर सिट क्वाइटली, या तो चुपचाप बैठो या फिर चले जाओ। कई बार हमें ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कई बार हमें किस फॉर्म में मिल जाता है, कई बार हम इसको ऐसे लिख देते हैं सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्लेस है यहाँ पे कंजक्शन की वो क्या है, रोंग है। तो सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे, जबकि ईदर का यूज हम कहाँ करेंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे। तो ईदर सिट क्वाइटली और गो अवे हमारा सही होगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं सिट ईदर क्वाइटली और गो अवे, कि तुम या तो चुपचाप बैठ जाओ या फिर चले जाओ, तो ये हमारा गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे ईदर की जो प्लेस है वो इधर जो है मिसप्लेस हो गया है यहाँ पर। तो हमें कभी भी कंजक्शंस को मिसप्लेस नहीं करना चाहिए। सेकंड देख लेते हैं, द पुअर विलेजर्स नीदर ग्रो नोर ईट वेजिटेबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ब है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ब हो रहा है यूज यहाँ पे, और ईट हमारा सेकंड वर्ब है, तो ये हमारा जो नीदर और नोर की जो प्लेस है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने दोनों वर्ब से पहले यूज किया है। और यहाँ पे भी देखो सिट हमारा वर्ब है और गो हमारा दूसरा वर्ब है, तो हमने क्या किया, दोनों को वर्ब से पहले यूज कर दिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लेस है इनका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हमने देखा कि अगर हम वर्ब से पहले यूज कर रहे हैं तो दोनों को वर्ब से करेंगे पहले, नाउन से पहले यूज कर रहे हैं तो दोनों को नाउन से पहले यूज कर देंगे। तो जितने भी हमारे ये वाले जो पेयरिंग वाले होते हैं इनको हम बिल्कुल एक्यूरेट यूज करते हैं, कि अगर हमारा नाउन है तो दोनों को ही हम नाउन से पहले करेंगे, अगर हमारा प्रोनाउन है तो दोनों को ही हम प्रोनाउन से पहले करेंगे, अगर हमारा एडजेक्टिव है तो दोनों को ही हम एडजेक्टिव से पहले करेंगे, अगर हमारा वर्ब है तो दोनों को ही हम वर्ब से पहले करेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, नीदर द पुअर विलेजर्स ग्रो नोर ईट वेजिटेबल्स,
तो ये नीदर जो हमने क्या लिखा है, द पुअर विलेजर्स से पहले लगाया है। तो पुअर विलेजर्स क्या है, हमारा नाउन है, तो हमें इससे पहले यहाँ पे हमने लगा दिया, और यहाँ पे हमने नोर का यूज, यहाँ पे हमने नोर का यूज किससे की पहले किया है, वर्ब से पहले किया है। तो ये हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज हमें दोनों को ही वर्ब से पहले रखना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी कंजक्शंस होती है हमें कभी भी उनको रॉन्ग प्लेस पे यूज नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें मिसप्लेस नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 4 में क्या है कि यहाँ पे भी हम पेयर वाले जो वर्ड है हमारे, जैसे सो के साथ दैट का यूज करते हैं और टू के साथ हम टू का यूज करते हैं। तो इस तरह की अगर हमें देखने के लिए मिले तो हम उनको कैसे यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम यहाँ पे लिख दे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, कि मैं इतना खुश हूं, तो जो हमने हैप्पी के साथ सो लगाया है तो ये हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें सो का मतलब होता है इतना, और ये हमारा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट भी नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कि मैं इतना खुश हूं। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि आगे सेंटेंस बनेगा कि कितने खुश हो और क्यों खुश हो। तो मैं इतना खुश हूं कि, उसके बाद हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पे सो का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे वेरी का। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो वेरी हैप्पी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा और सो हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ही इज सो टायर्ड, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह इतना थका हुआ है कि वह चल नहीं सकता। तो ये वाला जो सेंटेंस है कि ही इज सो टायर्ड दैट कैन नॉट वॉक, तो इसकी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं कि ही इज टू टायर्ड टू वॉक। टू टायर्ड टू वॉक का मतलब सेम यही होगा कि ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो यहाँ पे हम टू और टू का यूज कर सकते हैं, ये भी हमारा सही है बिल्कुल, और ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक भी हमारा ठीक है। तो हम सो के साथ दैट का यूज करेंगे, सो के साथ हम दैट का यूज करेंगे, और TOO के साथ TO2 का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, कि बाहर इतनी गर्मी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, क्यों, हमने सो के साथ यहाँ पे दैट का यूज किया है, तो सो के साथ हमें दैट का यूज करना है। लेकिन इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज टू हॉट टू गो आउट। तो इसका इस वाले जो सेंटेंस है इसका मीनिंग भी सेम यही होगा जो ऊपर वाले सेंटेंस का है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सो के साथ हमें दैट लगाना है और TOO के साथ हमें TO2 का यूज करना है। यहाँ पर हम TOO के प्लेस पर सो और दैट का यूज भी कर सकते हैं, और सो और दैट के प्लेस पर TOO का यूज भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो अभी देख लेते हैं हम अपना रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है। रूल नंबर 5 में हम बात करेंगे नीदर और नोर के बारे में, और ईदर और के बारे में। तो अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं हमारे नीदर नोर से या फिर ईदर और से, तो जो नोर वर्ड है हमारा और वर्ड है हमारा, तो वही क्या करेंगे, उनके पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, मतलब नीदर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, या फिर और, यानी कि नोर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा या फिर और के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, वही वर्ब को एग्री करेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे, नीदर राम नोर श्याम हैज कम। तो देखो, ना तो राम और ना ही श्याम आया, तो नोर के पास वाला कौन है, श्याम है। तो श्याम ही क्या करेगा, वर्ब को एग्री करेगा, यानी कि श्याम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आएगा। तो श्याम हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज का यूज किया है। यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं, नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स हैव कम। तो यहाँ ये वाले सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं कि देखो, नीदर राम, ना तो राम ना ही उसके दोस्त। तो नोर के पास कौन सा सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड्स। नोर के पास में हिज फ्रेंड्स है, तो ये फ्रेंड्स क्या दिख रहा है, हमें प्लूरल दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम वर्ब को यूज करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा प्लूरल है तो हमारा हैव यूज हुआ है। अगर हम राम के अकॉर्डिंग करते तो हमारा हैज आता, बट जो नोर या और के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को एग्री करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब को यहाँ पर लगाएंगे। तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमने यूज किया है यहाँ पर हैव का। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी भी
किसी भी दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दो सब्जेक्ट को अगर ज्वाइन कर रहे हैं नीदर नोर से या फिर ईदर और से, तो जो हमारा और या नोर के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा वर्ब एग्री करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को यहाँ पर यूज करेंगे। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 में है हमारा कि जो नीदर ऑफ होता है, नीदर ऑफ का मतलब होता है नन ऑफ द टू, यानी कि दो में से एक भी नहीं। इफ मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स आर प्रेजेंट, कि अगर दो या दो से ज्यादा लोग किसी भी सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट है तो नन ऑफ इज यूज्ड का यूज करेंगे। तो उसकी प्लेस पर हम नन ऑफ का यूज कर सकते हैं, नीदर ऑफ के बजाय हम नन ऑफ का यूज वहां पे कर सकते हैं। ऐसे ही ईदर ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ द टू, यानी कि दोनों में से एक। नीदर ऑफ का मतलब होता है कि दोनों में से कोई नहीं, और ईदर ऑफ का मतलब होता है कि दोनों में से एक। तो अगर हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स का यूज हो रहा है वहां पर, तो हम वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो हम ईदर ऑफ की जगह पर वहां पे वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जिससे हमें पता चल जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं रूल नंबर 6 में। तो यहाँ पे देखो, नन ऑफ हिज 4 सन्स, कि उसके 4 बेटों में से कोई भी नहीं, उसके 4 बेटों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम नीदर ऑफ की बजाय अगर हमारा होता नीदर ऑफ हिज 4 फ्रेंड्स, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स, तो नीदर ऑफ 4 हिज सन्स की बजाय, नीदर ऑफ की बजाय यहाँ पे हम नन ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ पे हम नीदर ऑफ का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे हम नन ऑफ का, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उसके 4 बेटे हैं उनमें से किसी ने भी नहीं लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल की। तो यहाँ पे नीदर ऑफ को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, नीदर ऑफ लगाना यहाँ पे रॉन्ग होगा, यहाँ पे हम लगाएंगे नन ऑफ। ऐसे ही अगर हमारा देखो ये वन ऑफ है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट में से एक ने, यहाँ पे एक की बात हो रही है, वन ऑफ द टू की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर ऑफ, तो ईदर ऑफ हमारा रॉन्ग होगा, हमें ईदर ऑफ यहाँ नहीं लगाना है, हमें लगाना है वन ऑफ। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज डन दिस मिसचीफ, यानी कि तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट में से किसी एक ने इस शरारत को किया है। तो यहाँ पे वन ऑफ द स्टूडेंट्स का यूज करेंगे, वन ऑफ का यूज करेंगे ईदर की जगह पर, और नीदर ऑफ की जगह पर हम नन ऑफ का यूज करेंगे। नीदर ऑफ और ईदर ऑफ का यूज करना हमारा गलत होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल नंबर हमारा 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है? तो यहाँ पे बात करेंगे हम एज सून एज की। यहाँ पे बात करेंगे हम एज सून एज की। इफ 2 एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में एक के बाद एक 2 एक्शन हो रहे हैं, एक के बाद एक 2 एक्शन हो रहे हैं, एंड इफ द सेकंड एक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट, और सेकंड जो एक्शन है हमारा वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड है, तो फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जो फर्स्ट एक्शन होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2 एक्शन हो रहे हैं और एक फ्यूचर में है, अगर हमारा और वो फ्यूचर में हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, और जो हमारा सेकंड वाला एक्शन है वो फर्स्ट वाले एक्शन पे डिपेंड है, तो हम पहले वाले एक्शन को तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे और सेकंड वाले एक्शन को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे। तो जैसे एज सून एज जो ही वह आया, जैसे ही वह आता है, आई विल कॉल यू अप, कि मैं तुम्हें बुला लूंगा। तो यहाँ पे देखो एज सून एज, जैसे ही, जो ही कम्स, वह आता है, आई विल कॉल यू अप, मैं आपको बुला लूंगा। तो अगर इस सेंटेंस में ऐसे लिखा होता कि एज सून एज ही विल कम, कि जैसे ही, जो ही वह आएगा, आई विल कॉल यू अप, तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो देखो हमने क्या, जो ही वह आएगा, आई विल कॉल यू अप, तो इसमें कोई गलती तो दिख ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आएगा मैं आपको कॉल कर दूंगा, बिकॉज आएगा साउंड हो रहा है, हमारा फ्यूचर साउंड हो रहा है, बट इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, आई विल कॉल यू अप, तो हमारा फ्यूचर में ही रहेगा, बिकॉज ये क्या है, हमारा सेकंड एक्शन है। सेकंड एक्शन किसके ऊपर डिपेंड है? फर्स्ट एक्शन के। आई विल कॉल यू अप, कि भाई क्यों कॉल करोगे? क्योंकि जो ही वो आएगा, तो ये वाला जो एक्शन है वो हमारा फर्स्ट वाले के ऊपर डिपेंड है। तो फर्स्ट वाला जो एक्शन होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, ही कम्स। दोनों को हम फ्यूचर में नहीं करेंगे, पहले वाला जो एक्शन है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और जो दूसरा वाला एक्शन है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। किसके साथ? एज सून एज के साथ।
ठीक है, जहां पर भी आपको एज सून एज दिखाई दे तो वहां पर हम क्या करेंगे, और दो एक्शन वहां पे हो रहे हों, तो जो हमारा फर्स्ट वाला एक्शन है कि अगर वह आएगा, अगर वह आता है तो आई विल कॉल यू अप, कि मैं आपको कॉल करूंगा। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रूल नंबर 7 में हम क्या कहना चाह रहे हैं। रूल नंबर 7 में हम एज सुन एज की बात कर रहे हैं। तो एज सुन एज के साथ जो दो सेंटेंसेस होंगे, उसमें जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में बनेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो देख लेते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है। तो रूल नंबर 8 है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ व्हेन, तो इफ या व्हेन के बाद कभी भी हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो इफ व्हेन इज नॉट फॉलोड बाय देन। तो यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसको समझ लेते हैं कि भाई कैसे हम देन का यूज नहीं करते हैं। व्हेन आई कम देन आई विल मीट यू। तो देखो हमने कहा कि व्हेन के बाद कभी भी हम देन का यूज नहीं करते, व्हेन के साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं। तो व्हेन आई कम, और यहाँ पे लिखा है देन, तो हम यहाँ पे देन को हटा देंगे और हम इसका यूज नहीं करेंगे। हम बनाएंगे व्हेन आई कम आई विल यू मीट यू, कि जब मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिल लूंगा। तो व्हेन, तो ये सेंटेंस बनेगा व्हेन आई कम आई विल मीट यू। तो व्हेन के साथ या इफ के साथ हम देन का यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास सिंस, एज, बिकॉज ऐसे वर्ड सेंटेंसेस के अंदर, ऐसे वर्ड किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें गिवन है, तो आर नॉट फॉलोड बाय सो और देयर। तो यहाँ पे हम सो और देयर का, सो और देयर फोर का यूज नहीं करेंगे। सिंस, एज, बिकॉज, क्योंकि इनका मतलब होता है क्योंकि या चूंकि, तो इसके बाद हम इसलिए, यानी कि सो और देयर फोर का मतलब होता है इसलिए, सो और देयर फोर का मतलब होता है इसलिए। तो इनका हम यूज नहीं करते कि जैसे बिकॉज लगाया हमने किसी भी सेंटेंस में, तो उसके बाद हमने सो का यूज कर दिया या देयरफॉर का यूज कर दिया, तो ऐसा करना हमारा रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे जैसे सिंस आई वॉज इल, चूंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट कम, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका। अगर हम यहाँ पे सो लगा दे कि भाई इसलिए मैं नहीं आ सका, तो सो लगाना हमारा गलत होगा। हम बोलेंगे सिंस आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था, तो आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पे इसलिए वर्ड का हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि इसलिए वर्ड का यूज करना यहाँ पे, या देयरफॉर वर्ड का यूज करना, या सो का वर्ड का यूज करना यहाँ पे गलत होगा। सो वर्ड का यूज करना यहाँ पर गलत होगा। तो सिंस और एज के साथ हम सो और देयरफॉर नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक प्रोवर्ब है जिसमें एज के साथ सो का यूज होता है। तो वो कौन सी प्रोवर्ब है जहां पर यूज होता है एज के साथ? तो जैसे एज यू सो, एज यू सो, तो ये आपने सुनी होगी ये प्रोवर्ब, एज यू सो, सो शैल यू रीप। तो यहाँ पे एक ऐसा फ्रेज हमारा ये गिवन है, इस फ्रेज में हम क्या कर रहे हैं, इस फ्रेज में हमने एज के साथ सो का यूज किया है। तो ये एक फ्रेज है जिसके साथ हमने एज के साथ सो का यूज किया है। अदरवाइज अगर हमें कोई सेंटेंस गिवन है, अगर हमें कहीं पर कोई भी कंजक्शन गिवन है और वहां पे हमें कोई एरर देखना है, तो हम सो के साथ हम एज के साथ सो का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके साथ कौन से वर्ड का यूज करना है। तो एक बार देख लेते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी कंजक्शन यानी कि इफ और व्हेन का यूज हो रहा है, तो हम उसके साथ देन का यूज नहीं करेंगे। और किसी भी सेंटेंस में कंजक्शंस सिंस, एज, बिकॉज का अगर यूज हो रहा है, तो उसके साथ हम सो और देयरफॉर का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 में क्या गिवन है? रूल नंबर 9 में हम क्या देख रहे हैं, जैसे नो सूनर देन, नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, स्कार्सली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं। तो कहीं पर भी आपको नो सूनर वर्ड दिखाई दे तो उसके साथ हम देन का यूज कर देंगे, हार्डली दिखाई दे तो व्हेन का यूज कर देंगे, स्कार्सली दिखाई दे तो व्हेन का यूज करेंगे। तो ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं जो कि किसमें यूज की जाती है, केवल पास्ट टेंस में, और इनको हम यूज सिर्फ पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हम इनका यूज नहीं करते हैं। नो सूनर का, हार्डली का और स्कार्सली का, इनको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखो, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। तो यहाँ पे देखो नो सूनर वर्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, नो सूनर डिड ही सी मी। तो जैसे ही उसने मुझे नहीं देखा, जैसे ही उसने मुझे देखा, नो सूनर डिड ही सी मी वैन। तो यहाँ पे देखो वैन का यूज नहीं करेंगे हम, वैन हमारा यहाँ पे यूज करना गलत होगा। हम यहाँ पे करेंगे देन का यूज, यहाँ पर हम देन का यूज करेंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही रन अवे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हार्डली डिड आई सी हिम। हार्डली मुश्किल से ही मैं उसे देख पाया, देन आई स्टॉप्ड माई कार।
मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे देन का यूज नहीं करेंगे, हम हार्डली के साथ व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन आई स्टॉप माई कार, जैसे ही मैंने अपनी कार को जब मैंने अपनी कार को स्टॉप कर दिया तो मैं मुश्किल से ही उसे देख पाया। हार्डली डिड आई सी हिम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो नो सूनर वर्ड है उसके साथ हम देन का यूज करते हैं, जो हार्डली है उसके साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, और स्कार्सली के साथ भी हम व्हेन का यूज करते हैं, और इनको हमेशा पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। और कभी भी आप देख सकते हो कि अगर नो सूनर से या हार्डली से या स्कार्सली से या फिर नॉट ओनली से, नॉट ओनली या नीदर, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जितने भी ये वर्ड मैंने आपको बताए हैं, जैसे नो सूनर है, हार्डली है, स्कार्सली है, नॉट ओनली है, नीदर है, अगर इनसे कोई भी सेंटेंस शुरू हो रहा है तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का, इनके बाद मतलब जो ये वर्ड है हमारी कंजक्शन है, इनके बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इनके बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का यूज होगा, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो सकता है? हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड हो सकता है, जैसे हेड प्लस सब्जेक्ट हमने लगा दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी यहाँ पे, थर्ड फॉर्म, ठीक है। या फिर अगर हमारा डिड लग रहा है, क्योंकि हम पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं, तो हेड हमारा पास्ट टेंस है, डिड हमारा पास्ट टेंस है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से बनेगा, हेड और डिड, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारे सेंटेंस में पहले आ जाएंगे, नो सूनर के बाद, हार्डली के बाद, स्कार्सली, ऐसे जितने भी हमारी कंजक्शंस है इस तरह की उसके बाद। और लेकिन हम इसको इंटेरोगेटिव के सेंस में नहीं लेंगे, ये हेड और डिड पहले तो आ गया, बट ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। जैसे कि ऊपर आप देख सकते हो, हार्डली के साथ हमने किसका यूज किया है? हार्डली के बाद हमने डिड का यूज किया है, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही नो सूनर के साथ भी हमने डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। तो अगर आपको हेड या डिड ऐसे लगाना, तो हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें जो स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो जो हमारी कंजक्शंस है उनके बाद होगा। तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, नॉट ओनली, नीदर, एक्सेट्रा, इस तरह की जो हमारी जितनी भी कंजक्शंस है, अगर वो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, बिगिनिंग में आ रही है, तो तब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 में हमारा जो पेयर है वो है लेस्ट शुड, यानी कि लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है। तो हमें हमेशा एक तो ध्यान रखना है कि हमें करेक्ट पेयर का यूज करना है, कभी भी हम कर रहे हैं तो करेक्ट पेयर का यूज करें। जो मैंने आपको पेयर बताए हैं तो वो सारे पेयर हमें यूज करने हैं। लेस्ट के साथ हम शुड का यूज करेंगे, नीदर के साथ हम नोर का ही करेंगे, ईदर के साथ हम और का ही करेंगे, नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो का यूज करेंगे। तो ये जो हमारे करेक्ट पेयर हैं, इनके साथ हमें कभी भी मतलब इनको मिसप्लेस नहीं करना है, हमेशा इनको सही प्लेस पर ही लगाना है। तो लेस्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे? शुड का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे राम फास्ट लेस्ट यू, लेस्ट राम फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे देखो लेस्ट के साथ हमने किसका यूज किया है? शुड का यूज किया है। तो यहाँ पे हम यू विल नहीं लिखेंगे, यू विल मिस द प्लेस, यू विल मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे हम विल का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, टेक केयर लेस्ट ही फॉल, कि ध्यान रखो वरना गिर जाओगे। तो यहाँ पे देखो ही के साथ हमने फॉल का यूज किया है, जबकि हम देखते हैं कि ही के साथ हमारा फॉल्स आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन फॉल्स अगर हम लगाएंगे, अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाएंगे ही के साथ, तो ये हमारा गलत होगा। हम यहाँ पे फॉल का यूज करेंगे ही के साथ, ठीक है। नॉट फॉल्स का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फॉल का यूज करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पेयरिंग हो रही है, जितने भी हमारे कोरिलेटिव हमारी कंजक्शंस हैं, उसमें हमें क्या करना है? बिल्कुल करेक्ट पेयर का यूज करना है। तो लेस्ट के साथ हमें शुड का यूज करना है। कहीं पर भी आपको लेस्ट वर्ड दिखाई दे और उसके साथ विल, शैल या फिर हैज, हैव अगर आ रहे हैं, तो उसको हटा के हमें शुड लगाना है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो कि रूल नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं अपने रूल नंबर 11 की तरफ। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? रूल नंबर 11 में देखो, अनलेस, अनटिल एंड टिल। तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन, अनटिल और अनलेस में डिफरेंस होता है। अनटिल तो होता है जो टाइम ओरिएंटेड होता है, यानी कि टाइम के लिए यूज होता है, और जो अनलेस होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि एक्शन के लिए यूज होता है। तो कहीं पर भी अगर टाइम की बात हो रही है तो हम अनटिल का यूज करेंगे, और कहीं पर भी एक्शन की बात हो रही है तो अनलेस का यूज करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ टाइम और एक्शन के बारे में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
until the light turns red no one will stop, जब तक लाइट रेड नहीं हो जाती, यानी कि जो लाइट है वो रेड में नहीं बदल जाती, कोई नहीं रुकेगा। तो देखो यहाँ पे जब तक मतलब टाइम की बात हो रही है कि कितने टाइम तक, यानी कि जिस टाइम तक जो लाइट है वो रेड में टर्न नहीं हो जाती, यानी कि जितना समय लगेगा उसको, तो तब तक कोई नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे टाइम, जो हमारा सेंटेंस है इसमें टाइम सेंस हो रहा है, यानी कि टाइम की बात हो रही है। ठीक है। अनलेस, अभी देखो अनलेस वाला देख लेते हैं यहाँ पे एक, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू वुड नॉट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि जब तक कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो कठिन परिश्रम एक्शन ओरिएंटेड है यहाँ पे। यू वर्क हार्ड जो है वो एक्शन की बात हो रही है, और जो लाइट टर्न्स रेड की है वो टाइम की बात हो रही है। तो टाइम के लिए हमने किसका यूज किया, टाइम के लिए हमने अनटिल का यूज किया है, और एक्शन के लिए हमने अनलेस का यूज किया है कि जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे यू वुड नॉट सक्सीड, और जब तक जो लाइट है वो रेड नहीं हो जाती तो कोई भी नहीं रुकेगा। वी डू नॉट बिगिन ए सेंटेंस विद टिल। अभी यहाँ पे देख लेते हैं एक और रूल हमारा, वी डू नॉट बिगिन अ सेंटेंस विद टिल, कि जो कोई भी सेंटेंस होगा उसको हम कभी भी टिल से शुरू नहीं करेंगे, टिल से नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, टिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता इट विल नॉट प्रोसीड, ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो देखो टिल हमने क्या लगाया, शुरू में टिल लगाया, जबकि हमने, हमारा रूल क्या कहता है कि हमें किसी भी सेंटेंस को टिल से स्टार्ट नहीं करना है। तो टिल की जगह पर हम क्या लगाएंगे, अनटिल का यूज करेंगे। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता इट विल नॉट प्रोसीड, ये आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो अनलेस है, अनटिल है, दोनों का मीनिंग में, दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है अनटिल और अनलेस में। अनटिल तो टाइम के लिए यूज होता है और अनलेस एक्शन के लिए यूज होता है। और जो टिल है उसको हम कभी भी स्टार्टिंग में यूज नहीं करते हैं, सेंटेंस के स्टार्ट में या सेंटेंस के बिगिनिंग में उसको हम नहीं रखते हैं, उसकी जगह पर हम अनटिल का यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल नंबर हमारा 12 है। तो रूल नंबर 12 में क्या लिखा है कि अनटिल अनलेस इज नॉट फॉलोड बाय नोट। तो अनटिल और अनलेस के बाद कभी भी नोट नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन, तो जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाता इट विल नॉट रन, तो ये नहीं चलेगी। तो अब अनटिल द ट्रेन, अब विल नॉट, अगर हम यहाँ पे विल नॉट का यूज कर दें कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल जाएगा इट विल नॉट रन, ये नहीं चलेगी। तो जो अगर हम विल नॉट यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा गलत होगा, बिकॉज हमें क्या करना है कि अनटिल के बाद नोट का यूज नहीं करना है। और एक और हमें यहाँ पे एक बात और हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि विल, शैल, वुड, तो ये कभी भी, ये ऐसे वर्ड कभी भी अनटिल के बाद नहीं आते हैं। तो डज नॉट कम आफ्टर अनटिल एंड अनलेस। तो विल, शुड, वुड, ये जितने भी वर्ड है हमारे अनटिल और अनलेस के बाद नहीं आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे अनलेस द गवर्नमेंट, until the government will not take action corruption will not stop। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंटेंस, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एक्शन, कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी करप्शन विल नॉट स्टॉप, तो करप्शन नहीं रुकेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो अनलेस और अनटिल के बाद नोट का यूज नहीं करते, दूसरा विल, शैल, वुड, इनका भी हम अनटिल के या अनलेस के बाद यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो क्या लगाया, अनलेस है, अनलेस के बाद हमने यहाँ पे विल नोट का यूज किया है। तो विल नोट हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज अनलेस जो है वो हमारा खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे विल नोट या नोट का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या बनाएंगे इसको, ये सो सेंटेंस है हमारा हो जाएगा, अनलेस द गवर्नमेंट टेक एक्शन, कि जब तक गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती है करप्शन विल नॉट स्टॉप, करप्शन नहीं रुकेगा।
तो जो हमारा सेकंड सेंटेंस है करप्शन नहीं रुकेगा, तो वहां पर तो हम विल नॉट का यूज कर सकते हैं, बट अनलेस के जस्ट बाद वाला, अनलेस के या अनटिल के जस्ट बाद वाला जो हमारा सेंटेंस है उसमें हम विल नॉट का यूज नहीं करेंगे या नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो कौन कौन से वर्ड है जिसको हम यूज नहीं करेंगे? विल, शैल, वुड या नॉट, इन सब का यूज हम अनटिल और अनलेस के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज अनटिल और अनलेस खुद में एक नेगेटिव वर्ड है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा द सेम इज फॉलोड टू दैट और एज, कि जो द सेम वर्ड है हमारा उसके बाद हम दैट और एज का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद द सेम इज फॉलोड बाय दैट इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर द सेम, कि अगर हमारा द सेम के बाद कोई वर्ब आता है, द सेम के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर द सेम के बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो हम एज का यूज करेंगे। ये क्लियर हो गया आपको कि द सेम वर्ड है उसके बाद हम दैट को भी लगा सकते हैं और एज को भी लगा सकते हैं, बट अगर द सेम के बाद कोई वर्ब आ रहा है तो हम दैट लगाएंगे, अगर कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो हम एज लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है हमारा, ये क्या कह रहा है कि दिस इज द सेम बुक, कि ये वही बुक है, द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, जिसको मैं चाहता था। तो देखो यहाँ पे वॉन्टेड, वॉन्टेड हमारा क्या है? वर्ब है। तो देखो दैट के बाद हमारा क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है कि दिस इज द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। लेकिन अगर हमारा उसके बाद वर्ब नहीं आ रहा है, नॉट वर्ब आफ्टर एज, एज के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है, तो हम उसको एज, तो हम द सेम के बाद एज का यूज करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक एज माइन। यहाँ देखो यहाँ पे हमने माइन यानी कि प्रोनाउन का यूज किया है, प्रोनाउन आ रहा है हमारा यहाँ पर एज के बाद, तो इसलिए हमने एज लगाया है। तो यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे कि दिस इज द सेम बुक दैट माइन, तो यहाँ पर हम एज का यूज करेंगे बिकॉज एज के बाद वर्ब नहीं है। तो अगर एज के बाद वर्ब नहीं आ रहा है या द सेम के बाद वर्ब नहीं आ रहा है तो हम एज लगाएंगे। अगर द सेम के बाद वर्ब आ रहा है, द सेम के बाद वर्ब आ रहा है तो हम दैट का यूज करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि द सेम के बाद कब दैट का यूज करना है और द सेम के बाद कब एज का यूज करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि द सेम जो था हमारा वर्ड, द सेम बुक, ये जो वर्ड था उसके बाद वर्ब का यूज हुआ है। और यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं द सेम बुक, इसके बाद हमारा प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो इसके लिए तो हमने एज लगाया है और यहाँ पर हमने वर्ब के साथ दैट का यूज किया है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर द सेम के बाद वर्ब दिखाई दे तो हम दैट लगाएंगे उससे पहले, और द सेम के बाद हमें वर्ब नहीं दिखाई दे तो उससे पहले हम एज का यूज करेंगे। एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे ही इज द सेम बॉय, कि ये वही लड़का है, ही इज द सेम बॉय दैट मेट मी इन द मार्केट, इन द मार्केट, कि जो मुझे मार्केट में मिला था। तो देखो यहाँ पे आप द सेम के बाद हमारा मेट जो है वो वर्ब है, तो वर्ब का यूज हुआ है तो यहाँ पर हमने दैट लगाया है। यहाँ पे हम एज का यूज नहीं करेंगे, ही इज द सेम बॉय एज मेट मी इन द मार्केट। तो यहाँ पे वर्ब है तो वर्ब से पहले हम दैट का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हमें एज का यूज करना है और कहाँ पर हमें दैट का यूज करना है द सेम के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब रूल नंबर 14 क्या कहता है? रूल नंबर 14 में हमारा है जैसे एज एंड सो एज। तो ये दोनों वर्ड जो हमारे एज और सो एज, ये हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, कि कहीं पर भी हमें कंपैरिजन कर रहा है किसी से तो हम एज और सो एज का यूज करेंगे। बट यहाँ पे एक बात देखनी है कि जो एज है उसको तो हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी, लेकिन जो सो एज है उसको हम सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करेंगे, ठीक है। एज को तो हम दोनों में यूज करते हैं, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली, दोनों तरह से, बट सो एज को सिर्फ हम नेगेटिवली यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा, ही इज एज इंटेलिजेंट एज यू, कि वो इतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि तुम। तो देखो हमने कैसे यूज किया इसको, पॉजिटिव में, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हमने इसको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर लिया कि वह इतना ही इंटेलिजेंट है जितने कि तुम हो। तो अगर हम इसको नेगेटिव में करना चाहे तो नेगेटिव में भी कर सकते हैं कि ही इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज यू, कि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि जितने कि तुम। तो यहाँ पे देखो हमने नेगेटिव में भी इसको यूज कर दिया। तो यानी कि एज को हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा इसमें हम क्या देखिए, जो एज हमारा वर्ड है, जो हमारा यहाँ पे एज वर्ड है,
उसमें हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिग्री का हमारा यूज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो अभी देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज यू, कि वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने की तुम। तो देखो नॉट का यूज हमने यहाँ पे किया है, और सो मतलब होता है इतना, कि वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितने की तुम। तो यहाँ पे ये हमेशा सो और एज का यूज हमेशा नेगेटिव में यूज होगा। इसको हम कभी भी पॉजिटिव में नहीं करेंगे कि ही इज सो इंटेलिजेंट एज यू, तो ये हमारा गलत होगा, बिकॉज सो हमारा नेगेटिव सेंस देता है। सो वर्ड जो है यहाँ पर नेगेटिव सेंस देता है, बिकॉज वह इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कितना, कि जितने की तुम। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे सो का यूज किया है नेगेटिव के साथ। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको जो सो और एज है उसको हम सिर्फ नेगेटिव में यूज करते हैं, और एज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। ओनली द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड विद। और अभी आप देख सकते हो कि जो हमारी एडवर्ब की जो डिग्री होती है या एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है, तो इन दोनों में हम सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे, एज के साथ भी और सो एज के साथ भी सिर्फ पॉजिटिव। ना तो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, ना ही यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करेंगे, सिर्फ हम इनको पॉजिटिव डिग्री के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, ही रैन एज फास्टर एज यू, कि वह इतना तेज दौड़ता है जितना कि वह दौड़ सकता था। तो देखो हमने यहाँ पे यूज किया है कंपैरेटिव डिग्री का, तो जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। हम यहाँ पर यूज करेंगे फास्ट का। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें पॉजिटिव डिग्री को यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, कि वह इतना तेज दौड़ता है जितना कि दौड़ सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे ही इज एज बेटर एज यू, कि वह इतना बेटर है जितने की तुम। तो बेटर वर्ड यहाँ पे रॉन्ग होगा, बिकॉज हमें यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। तो ही इज एज गुड एज यू, तो यहाँ पे हम गुड का यूज करेंगे। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट हमारी 3 डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट। गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, एंड बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। तो कभी भी कहीं पर भी आपको एज या सो एज दिख रहा है, तो उसके साथ हम कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज नहीं करते, सिर्फ हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको जितनी भी हमने कंजक्शंस आज पढ़ी हैं, जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं, तो हमारी डेफिनेशन से लेकर सारे टाइप्स और जितने भी हमने आज कंजक्शंस पढ़े हैं, सब कुछ आपको आई थिंक क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।